चलिए हम लोग उस दिन पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर एक शुद्ध लिक्विड अर्थात सॉल्वेंट हो तो उसके वेपर प्रेशर को हम लोग P0 माने थे। अगर उसमें हम कोई सॉल्यूट मिला दें तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। तो उसके सॉल्यूशन को हम लोग माने थे वेपर प्रेशर को PS। तो दोनों के अंतर को P0 माइनस PS देखे थे और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया था P0 माइनस PS बटे P0। इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट जो आपका है एलिवेशन ऑफ पहला सेकेंड टॉपिक 4 गो था, हम लोग पढ़े थे क्या चीज मिला उसको कि हम लोग पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, अनुसंख्य गुणधर्म। चलिए इसको आपको फिर से समझाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर कोई सॉल्वेंट है, दूध ले लो या पानी ले लो, ठीक है, उसको सॉल्वेंट मान लिए। अब उसको गर्म करें तो उसका गुण कुछ अलग होगा, और अगर उसमें हम नमक मिला दें, चीनी मिला दें या यूरिया मिला दें, कोई भी सॉल्यूट डाल दें तब उसका गुण ज्ञात करेंगे तो उसका गुण क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, क्योंकि हो गया सॉल्यूशन। अब पहले अगर प्योर स्टेट में है तो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो जैसे ही कुछ अणु मिला देंगे तो अणु का प्रॉपर्टीज उस सॉल्यूशन में अपना रंग दिखाएगा और उसके कारण घोल का गुण क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। तो अणु की संख्या पर निर्भर किया, इसलिए उसको क्या कहे, अनुसंख्य गुणधर्म। तो अनुसंख्य गुणधर्म 4 प्रकार का होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये चारों आप लिखे थे, लिखा हुआ होगा। तो पहला हम लोग पढ़े रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा P0 माइनस PS बाई P0 बराबर N बाई N। दूसरा नंबर जो आपको पढ़ना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन, हेडिंग डालिए, क्वथनांक का उन्नयन। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले यहां बोर्ड पर ध्यान दो, दो टर्म, एक हुआ क्वथनांक और दूसरा उन्नयन। तो क्वथनांक का अंग्रेजी हुआ बॉइलिंग पॉइंट, BP। तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहेंगे, ये आप 8वां क्लास से ही पढ़ते रहे, उसको फिर से समझिए। बॉइलिंग पॉइंट आप कहते हैं जिस तापक्रम पर कोई द्रव खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, बॉयल समझते होंगे। तो बॉयल होने लगा जिस टेम्परेचर पर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि कोई वस्तु का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और कोई का कम क्यों होता है। इस पर विचार करें कि यहां पर हम एक बर्तन लिए, इस बर्तन में पानी हम रख दिए हैं, तो पानी का कण है, ऐसे समझें। तो ये पानी का कण है, तो पानी का कण चाहेगा कि हम वाष्प बनकर ऊपर की ओर चले जाएं। तो जैसे ही इसको बर्तन में रखेंगे तो ये चाहता है कि हम वाष्प बनकर ऊपर की ओर चले जाएं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से लग रहा है वो कहता है कि हम ऊपर तुमको नहीं जाने देंगे। जैसे आप चाहते हैं कि हमेशा घूमते फिरते रहें, और गार्जियन कहते हैं चुप रहो, अस्थिर से बैठल रहो, ज्यादा इधर उधर मत करो। तो ये जो आप घूमना चाह रहे हैं ये हो गया वेपर प्रेशर।
और गार्जियन जो दबाव लगा रहे हैं वो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब दोनों में जंग जारी है, लड़ाई जारी है। अगर तोहर बदमाशी बढ़ गया तो तू ऊपर चल जाएगा, और गार्जियन का दबाव बढ़ गया तो तू नीचे रहेगा। तो ये वेपर प्रेशर वाष्प दाब कब ऊपर होगा? जब वायुमंडलीय दाब से वाष्प दाब अधिक होगा तो वह पदार्थ क्या होगा? खौलने लगेगा। तो वह ताप, अब बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन निकाल सकते हो कि वह ताप जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो क्वथनांक होने के लिए, माने खौलने के लिए, पानी तो तसला में चढ़ा देता होगा बर्तन में, तो चढ़ाते ही क्या वो गर्म होने, वाष्प बनने लगता है? नहीं बनता होगा। उसको गर्म करने के लिए रख दिए, नीचे से कोयला आग लगा दिए, तब धीरे धीरे क्या देखते हैं कि धीरे धीरे वाष्प बनना शुरू होता है। खूब जब गर्म करते हैं तो खूब वाष्प बनता है, वाष्प बनते बनते एक समय पानी भी खत्म हो सकता है। तो वाष्प बनने लगा, तब वायुमंडलीय दाब से जब वाष्प दाब अधिक होगा तो वह क्या हो जाएगा? क्वथनांक हो जाएगा। तो जिस तापक्रम पर कोई पदार्थ खौलेगा, तो खौलने के लिए क्या होना चाहिए कि वायुमंडलीय दाब से वाष्प दाब अधिक होना चाहिए। चलिए लिखिए, तो क्वथनांक हेडिंग बना लो, तब इस पॉइंट को लिख लो। वह तापक्रम जिस पर कोई घोलक, वह तापक्रम जिस पर कोई घोलक खौलने लगता है, क्वथनांक कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव खौलने लगता है, क्वथनांक, घोलक का क्वथनांक कहलाता है। घोलक का क्वथनांक कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करके इसी में लिखना। क्वथनांक की प्राप्ति, चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखना। क्वथनांक की प्राप्ति तब होती है जब, क्वथनांक की प्राप्ति तब होती है जब, क्वथनांक की प्राप्ति तब होती है जब वाष्प दाब, क्वथनांक की प्राप्ति तब होती है जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग टेम्परेचर काउंट करेंगे, और टेम्परेचर को क्या चीज से सूचित करते हैं? टी से। और टी, और बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग बी देंगे, माने जिस पर बॉइलिंग पॉइंट होने लगता है, बॉइलिंग होने लगता है, उसको हम लोग टी बी से सूचित करेंगे। ठीक है। तो पहला बात हम लोग देखें कि क्वथनांक क्या है, तो जिस पर तापक्रम पर कोई वस्तु खौलने लगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वथनांक कहेंगे, बॉइलिंग कहेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम लोग अब देखें। तो जैसे कि एक बर्तन में तुम दूध रख दे, एक बर्तन में पानी रख दो, और एक बर्तन में अल्कोहल रख दे, और एक बर्तन में पेट्रोल रख दे। अब चारों को जाकर धूप में रख दें तो देखिएगा कि पानी वाष्प बनेगा थोड़ा सा, लेकिन पेट्रोल जो है तुरंत वाष्प बनकर ऊपर की ओर चला जाएगा।
तो तुरंत वाष्प बनकर ऊपर की ओर जब चला गया, इसका मतलब कि वो कम में पॉइंट पर बॉयल होने लगा, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो फिर हम लोग आगे देखें तो बॉइलिंग पॉइंट हुआ जिस तापक्रम पर कोई वस्तु खौलने लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब दूसरा टॉपिक उसमें पॉइंट था उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तो उन्नयन माने हो जाता है वृद्धि हो जाना, उन्नयन का अर्थ हुआ यहाँ पर वृद्धि होना। तो बॉइलिंग पॉइंट का वृद्धि या क्वथनांक का उन्नयन हो जाना हमारा टॉपिक था, क्वथनांक का उन्नयन। तो जब हम एक सॉल्यूट को मिला देते हैं तो किसी वस्तु का क्वथनांक में वृद्धि हो जाता है। चलिए तो इसको लिखिए, तो पॉइंट वाइज एक दो पॉइंट जो कैलकुलेशन में इसका जरूरत पड़ेगा। शुद्ध जल का क्वथनांक, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी या 273.15 केल्विन होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी या 273.15 केल्विन। सही कैलकुलेशन के लिए हम लोग 273.15 रखेंगे। ऐसे सामान्य कैलकुलेशन में हम सॉरी यहाँ पर 273 नहीं 373 लिखना, क्योंकि 100 डिग्री को 273 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 373। तो 373.15 केल्विन लिखिएगा वहां। तो लिखो तो उसमें कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी या 373.15 केल्विन होता है। अब उसमें प्रेशर भी देख लेंगे। आगे लिखना, तो यह क्वथनांक, अगला पॉइंट, यह क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब या यह क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब या यहां देख लेना 1.013 बार, 1.013 बार होता है। अतः अब क्वेश्चन में रहे कि एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर में आपको बदलना होगा, तो आप अपने मन से शुद्ध जल का जो ये क्या होता है प्रेशर, शुद्ध जल का 273.15 केल्विन जो होता है, उसका वेपर प्रेशर का मान कितना होता है, 1.013 बार। फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको अपना मन से वहां पुट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना, एक एटमॉस्फेयर के जगह पर बैरोमेट्रिक प्रेशर में, बार का मतलब हुआ बैरोमीट्रिक प्रेशर, बैरोमीटर का दाब जब 1.013 हो जाता है तो उसको एक वायुमंडल कहा जाता है। तो ये नोट कर लेना जरूर, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना होगा, 1.013 बार। और यह शुद्ध जल के लिए, शुद्ध जल कितना डिग्री सी पर खौलेगा, तो 100 डिग्री सी पर। अक्सर जीके में पूछा जाता है कितना केल्विन पर, तो 373.15 केल्विन पर। कितना प्रेशर पर, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। या कितना बार प्रेशर पर, तो 1.013 बार प्रेशर पर। तो ये चारों टॉपिक दिमाग में आपको सेट रखना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, देख ध्यान से, एनटीपी अगर लिख दिया तो एन से हुआ नॉर्मल, टी से टेम्परेचर और पी से प्रेशर। तो एनटीपी पर अगर लिखा हुआ हो तो वहां आपको स्वयं यहां भरना पड़ेगा केल्विन में कितना, तो 273.15, आप प्रेशर के रूप में कितना, तो 1.013 बार। इसलिए इस बात को ध्यान से रखिए।
अब हम लोग को टॉपिक पढ़ना था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक का उन्नयन किसको कहेंगे? तो मान लिया कि एक शुद्ध घोलक है, तो शुद्ध घोलक को अगर हम धूप में जाकर रख देंगे तो धीरे धीरे उसका वाष्प बनना शुरू हो जाएगा, या उसको गर्म कर देंगे तो खौलने लगेगा, उसका वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें हम कोई सॉल्यूट को मिला दें तो उसका वाष्प दाब पहले से कम हो जाएगा, वाष्प दाब पहले से कम हो जाएगा। उसी बात को हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखे, हेडिंग तो बना लिया होगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक ग्राफ हम लोग लिए, इस ग्राफ को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर क्या चीज? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कितना? 1.013 बार या 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इस वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर को रखें और एक्स एक्सिस पर रखें क्या चीज? टेम्परेचर T, ठीक है। और वेपर प्रेशर क्या है? P है। अब आप अपने नॉलेज से बताइएगा कि पानी हम बर्तन में रख लिए हैं, तो पानी का वेपर जब अगर एकदम शुद्ध अवस्था में है और टेम्परेचर 0 है तो उसमें तो तनको वेपर नहीं बनेगा। सादा पानी है और ठंडा है तो उसमें वेपर बनता है? नहीं बनता है। लेकिन जब उसको हम गर्म करना शुरू करें, माने टेम्परेचर को क्या करें? बढ़ाते चले, इस एक्सिस पर टेम्परेचर रखे हैं, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वाष्प क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो चलिए, तो हम क्या किए कि एक सॉल्वेंट लिए हैं, इस सॉल्वेंट को जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसका वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ते गया, ठीक है। तो इसको हम कहे क्या चीज को? सॉल्वेंट, मतलब घोलक, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट का ग्राफ है, सीधी सी बात है, चूंकि इसी से आपका पूरा फॉर्मूला निकल जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए कि अब देखो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है एकर वाष्प क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। ऐसे भी आप देखते हैं कि पानी को ले लिए, खौलाए, गर्म किए, तो जैसे जैसे गर्म होता है ओकर वाष्प दाब ऊपर की ओर बढ़ते जाता है, तो ज्यादा भाप बना तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये हम लिए हैं किसका? सॉल्वेंट का। अब पानी में हम क्या किए? थोड़ा सा नमक मिला दिए ऊपर से। अब बोलो वाष्प पहले से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? उसका वाष्प पहले से घट जाएगा। अगर हम नमक मिला दिए तो उसका वाष्प क्या हो जाएगा? पहले से घट जाएगा। तो घट गया तो सॉल्यूशन का ग्राफ इसके ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? नीचे की ओर रहेगा। काहे? क्योंकि वाष्प तो घट गया। तो दूसरा पॉइंट हम लिए क्या चीज का? सॉल्यूशन का, ठीक है। दो ग्राफ हमको मिला, एगो सॉल्वेंट का और एगो सॉल्यूशन का। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाष्प दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो सॉल्वेंट का भी बढ़ रहा है और सॉल्यूशन का भी बढ़ रहा है। अब अपना मन से यहां पर से एक वायुमंडलीय दाब हम ले लिए, यहां पर मेरा एक वायुमंडलीय दाब है, तो एक वायुमंडलीय दाब प्रेशर हम कांस्टेंट अगर लगाएं तो इसको ऐसे बढ़ा देते, इक्का वायुमंडलीय दाब प्रेशर हुआ एक वायुमंडलीय दाब। अब इस एक वायुमंडलीय दाब का बताना कि यह एक वायुमंडलीय दाब सॉल्वेंट के लिए अगर नीचे लाए तो यहां पर आकर कटा, और इसमें यहां से लाए तो यहां इस पर कटा। तो दोनों तो टेम्परेचर है, लेकिन ई टी किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। टी क्या इसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। और ई टी किसके लिए है? तो सॉल्वेंट के लिए है। तो सॉल्वेंट के लिए ओ लिख दे टी नॉट। टी नॉट किसके लिए रहे हैं? सॉल्वेंट के लिए। और टी एस किसके लिए रहे हैं? सॉल्यूशन के लिए। तो अब बताओ, दोनों के टेम्परेचर में अंतर आ गया। वेपर प्रेशर एक ही है, एक वायुमंडलीय दाब, लेकिन टेम्परेचर ओरिजिनल के लिए, सॉल्वेंट के लिए टी नॉट, और सॉल्यूशन के लिए क्या हो गया? टी एस हो गया। तो दोनों में तो अब अंतर हो सकता है।
तो अंतर निकालने के लिए ज्यादा वाला में से किसको क्या करते हैं, कम को घटा देते हैं। तो दोनों के अंतर को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं, डेल्टा से। तो डेल्टा टी माने टेम्परेचर में अंतर, अब बी बॉइलिंग के लिए हम लोग क्या लिए, बी। तो डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी बराबर, कोई बता सकता है क्या लिखे, टीएस माइनस टी नॉट, टीएस माइनस टी नॉट। गुड, यही हो गया हम लोग का पहला लाइन कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन कितना हुआ, तो टीएस माइनस टी नॉट। तो मान लिया कि अब ये लॉन्ग आंसर में आपको हमेशा परीक्षा में पूछता है, इसलिए इस पर एकदम विचार करना ध्यान से कि क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम लिखे। तो क्या लिखेगा, मान लिया कि किसी घोलक का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब पर क्या है, टी नॉट, और किसी घोल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब पर है टीएस। तो दोनों के तापक्रम में अंतर बराबर डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी नॉट, जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा आ गया, डेल्टा टीवी बराबर, इसको हम लोग क्या लिखे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हिंदी में क्या लिखोगे, क्वथनांक का उन्नयन। तो हमारा मतलब यहीं से है, डेल्टा टीवी से केवल, लेकिन यह कहां से आया सो समझ में आ गया होगा। तो चलो इसको ग्राफ बनाओ, तो इसको ग्राफ बनाइए, तो हम इसको लिखाते हैं। ग्राफ बन गया। चलिए, इसको ग्राफ को बना लिए हो तो इसी बात को हम लोग को लिख देना है। उसको लिखिए, तो मान लिया कि इस ग्राफ के नीचे से लिखना, मान लिया कि एक घोलक का क्वथनांक, मान लिया कि एक घोलक का क्वथनांक टी नॉट है। ठीक है, देख यहां से, एक घोलक का क्वथनांक टी नॉट है तथा घोल का क्वथनांक टीएस है, तथा घोल का क्वथनांक टीएस है। अतः क्वथनांक का उन्नयन, अतः क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन का नीचे से लिखना, डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी नॉट, डेल्टा टीवी बराबर टीएस माइनस टी नॉट, क्वथनांक का उन्नयन बराबर टीएस माइनस टी नॉट। तो पहला लाइन समझ में आ गया होगा, क्वथनांक का उन्नयन क्या हुआ कि घोल का ज्यादा और घोलक का कम, आई दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। अब हम लोग को पढ़ना है इसी से संबंधित राउल्ट का नियम, क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम। तो चलिए अब एक हेडिंग बना लिया जाए, क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम।
चलिए लिखिए तो रॉल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित, क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम। क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम। चलिए हेडिंग बना लीजिए। तो एक लाइन का नियम है, आप उसको तुरंत मिनटों में याद कर लीजिएगा। उसको पढ़ने के पहले हम लोग एक टर्म पर विचार करें। कंसंट्रेशन में हम लोग पढ़े थे, कंसंट्रेशन सांद्रता, उसमें पढ़े थे मोलर कंसंट्रेशन और मोलल कंसंट्रेशन। मोलैरिटी को m से और मोलैलिटी को m से सूचित किए थे, याद है? और नहीं याद है तो फिर से देखिए। मोलैरिटी में m से और इसके बराबर पढ़े थे x बाई a इंटू 1000 बाई b, और इसमें भी पढ़े थे x बाई a इंटू 1000 बाई b। लेकिन दोनों में अंतर क्या? इसको क्या चीज में? ml में, और इसको क्या चीज में? ग्राम में, याद है? तो कंसंट्रेशन को C से लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन C। अब मोलैलिटी के लिए M, ध्यान दिए, मोलैलिटी स्मॉल से लिखे थे, तो मोलैलिटी को अगर हम CM कर दें तो मोलल कंसंट्रेशन इसको बोले तो कोई दिक्कत आपको? M से मोलल और C से कंसंट्रेशन। तो अगर हम ऐसे लिखें CM, क्या बोलोगे इसको? मोलल कंसंट्रेशन। फिर से देख लो, मोलल कंसंट्रेशन, हिंदी में कहेंगे मोलल सांद्रता। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम। एक लाइन का नियम पहले याद करो तब लिखवाते हैं। इसको हम अभी क्या बोले हैं, कोई बताएगा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। अभी हम लोग पढ़े हैं डेल्टा टीवी को क्या कहें? क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, एकरा बोल अब इस मोलल कंसंट्रेशन, मोलल सांद्रता। ठीक है, अब चलो इन नियम तोरा याद हो गए। अब कौन बोलेगा? क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता के, गुड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन। ठीक है, याद हो गया? चलिए इसको अब लिख लिया जाए। राउल्ट्स लॉ फॉर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखिए हाँ चलो लिखो तो एलिवेशन। हाँ ठीक ठीक, हाँ किसी घोल के लिए, चलो लिखा था किसी घोल के लिए
क्वथनांक का उन्नयन किसी घोल के लिए, क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता, ऐसे वाला लिखना, मोलल, क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। पैराग्राफ चेंज। मान लिया कि डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन है। मान लिया कि डेल्टा टीवी क्वथनांक का उन्नयन है तथा Cm मोलल सांद्रता है। Cm मोलल सांद्रता है तो रॉल्ट के नियम के अनुसार, Cm मोलल सांद्रता है तो रॉल्ट के नियम के अनुसार रॉल्ट के नियम के अनुसार डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू Cm, डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू Cm। और यहां पर अब बताना, तो डेल्टा टीबी बराबर लिखना चाहे तो यहां एक कांस्टेंट देना पड़ेगा, तो के इंटू Cm, लेकिन के कांस्टेंट जो है बॉइलिंग पॉइंट के लिए है, इसलिए यहां पर हम के के जगह क्या लिख दें, के बी। तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू Cm, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू Cm। अब बताओ मोलर कंसंट्रेशन बराबर हम लोग पढ़े थे x बाई ए इंटू 1000 बाई बी होता है। Cm बराबर x बाई ए इंटू 1000 बाई बी, क्या चीज में, ग्राम में। तो Cm के जगह पर इसको पुट कर दे तो कोई दिक्कत, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एक्स बाई ए इंटू 1000 बाई बी, where Kb is a constant, जहां Kb एक स्थिरांक है, जहां Kb एक स्थिरांक है जिसे जहां डेल्टा Kb एक स्थिरांक है जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, जिसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक अथवा क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक अथवा इब्यूलियोस्कोपिक, देख बोर्ड पर, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक अथवा
इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक अथवा इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। अब इसमें एक नया टर्म आ गया, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका भी डिफिनीशन कभी कभी पूछता है कि इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक को परिभाषित करें। तो हेडिंग बना दो, डिफिनीशन ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक की परिभाषा। इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब इसको डिराइव हम लोग कर सकते हैं, जरा देखो ध्यान से। डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एक्स वाई ए इंटू 1000 बाई बी। बी कितना है तो ग्राम में। डेल्टा टीवी बराबर के बी इंटू एक्स वाई ए इंटू 1000 बाई बी। अब इसको केबी को हमारा डिफिनीशन निकालना है, केबी को डिफाइन करने के लिए। तो बी जो ग्राम में है, तो अगर बी का मात्रा कितना हो जाए, इफ बी बराबर 1000 ग्राम। सोचना बी की मात्रा कितना ले लें, 1000। तो 1000 से 1000 तक खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब आगे आइए कि x था यहां पर दिया हुआ भार, ए क्या है, अनुभार। तो अगर x की मात्रा हम अनुभार के बराबर दे रहे, जैसे कि ऐसे देखो, सोडियम का भार कितना होता है, 23 ग्राम। तो सोडियम अगर हम लिए 5 ग्राम, तो x के जगह पर रखेंगे 5 ग्राम और a के जगह पर 23 ग्राम। अगर 5 से बढ़ा के अगर हम 20 ग्राम ले, तो x के जगह पर 20 ग्राम और a के जगह पर 23 ग्राम। लेकिन अगर हम इसको 23 ग्राम ले लें, कोई भी पदार्थ को काउंट करने की, लेने की हमको स्वतंत्रता है, तो x के जगह पर हम कितना ले ले, 23 ग्राम। तो x के जगह कितना रख दोगे, 23, और a के जगह भी कितना रखेंगे, 23। तो यहो कट जाएगा। तो हम यहां पर चाहते हैं कि b की मात्रा कितना ले ले, 1000, और x की मात्रा कितना ले ले, अनुभार के बराबर। तो x बराबर क्या चीज, मोलर मास। मोलर मास कितना, तो a। तो x बराबर हम a ले सकते हैं। तो अब आप बता सकते हैं, तब देन क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू ए बाई ए इंटू 1000 बाई 1000। तो ये कट जाएगा, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, के बी। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल। यदि घोलक का भार 1000 ग्राम तथा घुल्ल का भार अनुभार के बराबर हो, तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक कहा है। फिर से देखो, यदि B की मात्रा 1000 ग्राम हो और घुल्ल की मात्रा उसके अनुभार के बराबर हो, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी, अर्थात क्वथनांक का उन्नयन जो होगा वही हो जाएगा क्या चीज, इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक। तो चलिए इसको लिखिए, तो डिफाइन कर देते हैं। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एक्स बाई ए इंटू 1000 बाई बी। इफ बी बराबर 1000 ग्राम, एक्स बराबर मोलर मास ए, तो डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू ए बाई ए इंटू 1000। इसको पहले नोट, यहां पर नोट कर लीजिए, तब नीचे से लिखना।
चलो लिखो तो, इधर वाला लिखा गया नीचे, डेल्टा टीवी बराबर के बी लिख लिया हो तब उसको लिखो। यदि घुल का दिया हुआ भार, यदि घुल का दिया हुआ भार अनुभार के बराबर हो, यदि घुल का दिया हुआ भार अनुभार के बराबर हो तथा घोलक का भार, तथा घोलक का भार 1000 ग्राम हो, घोलक का भार 1000 ग्राम हो, तो क्वथनांक में जो, तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है, तो क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। क्वथनांक में जो उन्नयन होता है उसे इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक कहा जाता है। अब इसका यूनिट बहुत महत्वपूर्ण अक्सर ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो लिखो यूनिट ऑफ केबी, केबी लिख दे तो कोई दिक्कत, केबी मतलब इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक, तो केबी की इकाई, केबी की इकाई, यूनिट ऑफ केबी। चलिए अब हम लोग फिर से एक बार यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू सीएम हम लोग लिखे थे, और सीएम मोलर कंसंट्रेशन, सीएम बराबर मोल पर केजी होता है, सीएम मोलर कंसंट्रेशन मोल पर केजी, मोल एक्स बाई ए बटे बी बटे 1000, देखो यही ना था, तो ई मोल है एक्स बाई ए और केजी यहाँ पर जो है बी बाई 1000, तो एक्स बाई ए को मोल कहे थे और बी बाई 1000 को केजी, तो सीएम बराबर मेरा क्या हो गया मोल पर केजी। अब लिखिए डेल्टा टीबी बराबर केबी, ऊपर क्या लिखे मोल और नीचे केजी, और टेम्परेचर को क्या चीज से टी अर्थात केल्विन से सूचित करते हैं, टेम्परेचर को क्या चीज से केल्विन से, तक केबी बराबर अब कोई बताएगा, केबी बराबर केल्विन, केल्विन केजी पर मोल, केल्विन ये है ना केल्विन, तो केल्विन गुने केजी अब बटे मोल, तो केबी बराबर क्या हो जाएगा केल्विन इंटू केजी अब बटे मोल, और इसी को लिखते हैं केजी पर मोल। तो डेल्टा टीबी कई बार परीक्षा में आपसे पूछा हुआ है कि केबी का इकाई क्या होगा, तो केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। चलिए इसको लिख लीजिए यूनिट ऑफ केबी। तो ये था आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। चलो एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए तो फटाफट, अब आपको बोलना है साथ साथ, तुरंत मिनटों में हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग एक ग्राफ के थ्रू देखे, बोलो इस पॉइंट पर हम क्या रखें, प्रेशर, इस पर टेम्परेचर। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का ग्राफ खींचना है, तो ऊपर कौन ग्राफ रहेगा, सॉल्वेंट की सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्वेंट और नीचे सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको प्रेशर है तो एक वायुमंडलीय दाब कितना के बराबर होता है 1.013 बार पर, इसको ग्राफ खींच दिए, तो इसको काटा इस पर और ई काटा इस टेम्परेचर पर, तो ई सॉल्वेंट है और ई क्या है सॉल्यूशन,
तो सॉल्वेंट के लिए टी नॉट और सॉल्यूशन के लिए टी एस। तो दोनों के अंतर को क्या चीज से सूचित करें? डेल्टा टीवी, और डेल्टा टीवी बराबर टी नॉट माइनस टी एस। इसको क्या कहोगे? क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, अब इस क्वथनांक के उन्नयन में राउल्ट का नियम था। तो राउल्ट के नियम में हम लोग क्या पढ़े कि क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन, यही मूल पॉइंट है। क्वथनांक का उन्नयन मोलल सांद्रण के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू सी एम, और डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एक्स बाई ए इंटू 1000 बाई बी, यही था। अब इसमें x का मान निकालने के लिए पूछा जाए और चारों का मान अगर आपको मिल जाए तो निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो घुल का अनुभार भी आप निकाल सकते हैं प्रयोग के द्वारा। कि तुमको अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि केबी का मान यह है और तापक्रम में अंतर इतना आया और अनुभार उस यौगिक का ये है और घोल ये है, तो x का मान हम लोग चाहे तो वहां पर निकाल सकते हैं। और उसके बाद केबी को क्या कहे? तो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्यूलियोस्कोपिक स्थिरांक, और इसका यूनिट निकालकर क्या आया? केजी पर मोल। इतना पॉइंट आप इस पर याद रखिएगा। तो यह था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एकदम सेम रूल है, इसमें तनको अंतर नहीं है, सेम रूल। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।